18 जोर कंटेंट वार्निंग वयस्कों के लिए चेतावनी। ये कहानी केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें कुछ दृश्य, भाषा या विषय हो सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया विवेकपूर्वक देखें और सुनें। विलन डिवाइन सोन, ब्रेकिंग द एंगेजमेंट विद द डेस्टिन एम्प्रेस, एक पूरी तरह से काल्पनिक कथा है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं केवल लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, समाज, संस्कृति, धर्म या परंपरा से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है। हमारा किसी भी व्यक्ति, धर्म, समाज या संस्कृति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि आपको इस कहानी का कोई हिस्सा असंगत या अनुचित लगे, तो कृपया इसे एक मनोरंजनात्मक और काल्पनिक रचना के रूप में ही लें। इस कहानी का संपूर्ण श्रेय मूल लेखक को जाता है। हम केवल इसे अपनी आवाज, वीडियो और इमेज जनरेशन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा समर्थन करें, सपोर्ट अस। अगर आपको ये कहानी पसंद आए और आप हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करना चाहते हैं, तो आप हमें डोनेशन भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं। डोनेशन यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका हर छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत देता है। अध्याय 1, खलनायक बनकर समय यात्रा करना और शुरुआत में ही सगाई तोड़ देना। महामहिम, दिव्य पुत्र, मैंने अपनी पुत्री को बुलाने के लिए पहले ही एक दासी को भेज दिया है। इसमें कुछ समय लग सकता है, इसलिए कृपया धैर्य रखें, हे ईश्वर के पुत्र। कैंगलान शहर में जियांग परिवार के विचार विमर्श कक्ष में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ऊपर बैठे युवक से आदरपूर्वक बात कर रहा था। उनका रवैया बेहद विनम्र था, बल्कि कहें तो श्रद्धापूर्ण और चापलूसी भरा था। नीचे आकृतियां सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़ी थीं, बिल्कुल सलीके से व्यवहार कर रही थीं। वे या तो अपार शक्ति रखने वाले जियांग परिवार के बुजुर्ग थे, या फिर उच्च कोटि के प्रतिभाशाली लोग थे। फिर भी ऊपर मौजूद उस विशालकाय आकृति के सामने उन सभी ने अपने गरिमा में सिर झुका लिए, यहाँ तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की, जो उस व्यक्ति की निवारक शक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का नाम जियांग निंग था, जो कांगलान शहर के जियांग परिवार के मुखिया थे। जैसा कि उन्होंने बताया, उन्होंने दूसरे पक्ष की नाराजगी मोल लेने के डर से सावधानीपूर्वक मुख्य सीट की ओर देखा। सौभाग्यवश दूसरा पक्ष मुख्य सीट पर बैठा रहा, आंखें बंद करके चिंतन कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला था। उसने इस मामले को दिल पर नहीं लिया था, जिससे जियांग निंग का तनावपूर्ण व्यवहार थोड़ा कम हो गया। जियांग निंग ने अपने माथे से ठंडे पसीने को हल्के से पोंछा, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। इस समय उसकी पीठ ठंडे पसीने से पूरी तरह भीगी हुई थी। किसने सोचा होगा कि आज प्राचीन किन वंश के दिव्य पुत्र स्वयं आएंगे। जियांग परिवार ने भला इतनी विशाल शक्ति कब देखी थी। जियांग निंग ने प्रांगण के बाहर दुष्ट जानवरों का नेतृत्व कर रहे कवचधारी शूरवीरों को देखा और मन ही मनाह भरी। इनमें से कोई भी एक उनके जियांग परिवार को नष्ट करने के लिए काफी होगा। नहीं, पूरे कांगलान शहर को नष्ट करना कोई मुद्दा नहीं होगा। दरअसल उन्हें पहले से ही किनजियोगे के आज के दौरे का उद्देश्य पता था। बात बस इतनी सी है कि वह थोड़ी सी भी नाराजगी दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। अतीत को याद करते हुए, अगर जियांग वानयिन के गुरु की खातिर न होता, तो उनके जैसे छोटे परिवार को प्राचीन किन वंश के साथ जुड़ने का अधिकार कैसे मिल सकता था। विवाह गठबंधन बनाने की तो बात ही छोड़ दें। दूसरे पक्ष का आज स्वयं आकर सगाई तोड़ना, वास्तव में ये कहा जा सकता है कि उन्हें बहुत अधिक मानहानि का सामना करना पड़ा है। मिला है अफसोस, जियांग वानयिन। जियांग निंग का दिल कड़वाहट से भरा था। कुछ समय पहले ही दीर्घायु जियांग परिवार ने लोगों को भेजकर जियांग वानयिन को दीर्घायु जियांग परिवार के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में दिए गए पद से हटा दिया था। अब तो प्राचीन किन वंश भी आ चुका था, और यह वही ईश्वरीय पुत्र थे जो स्वयं आए थे। दुर्भाग्य कभी अकेले नहीं आते। और इसी क्षण मुख्य आसन पर बैठे किनजियोगे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसका चेहरा सुंदर था, उसकी तारों जैसी आंखें चमकीली थीं, और उसकी पुतलियों के भीतर एक ब्रह्मांड उभरता हुआ प्रतीत होता था, जो चकाचौंध भरा और मनमोहक था। सफेद वस्त्र पहने, धूल से बेदाग, बालों को थोड़ा पीछे की ओर बांधे हुए, उनका कद लंबा और पतला था, और उनकी मुद्रा स्वाभाविक थी। तलवार जैसी भौहों और तारों जैसी आंखों के साथ उनकी सुंदरता ऐसी थी मानो 9 स्वर्गों से कोई अमर प्राणी अवतरित हुआ हो। ऐसी सुंदरता की एक देवी कन्या भी ईर्ष्या महसूस कर सकती थी। शायद पर्दे के सामने मौजूद यानजू ही उनसे तुलना कर सकते थे। इस समय वह आलस्य से मुख्य सीट पर झुका हुआ था। उसकी आभा संयमित थी, मानो वह किसी गहरे भय को छिपाए हुए हो, ताकि कोई उसे सीधे न देख सके। यहाँ तक कि जियांग निंग जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी जब किन वंश के इस दिव्य पुत्र का सामना करता है, तो वह केवल एक झलक देखने का साहस करता है। फिर भी उसकी आंखों में एक चुभन भरी पीड़ा होती है, उसका रक्त उबलने लगता है, और उसके शरीर में एक अकथनीय संकट की भावना भर जाती है, मानो वह अगले ही क्षण फटकर मर जाएगा।
हालांकि वह लंबे समय से जानता था कि किन वंश के दिव्य पुत्र के पास असाधारण प्रतिभा है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह दूसरे पक्ष द्वारा अनायास उत्सर्जित आभा के एक अंश का भी सामना नहीं कर पाएगा, और उसका दिल कड़वाहट से भर गया। इस तरह की प्रतिभावान शख्सियत की तो बात ही छोड़िए, उसकी बेटी तो अब बिल्कुल निकम्मी हो गई है, यहाँ तक कि अपने चरम पर भी शायद उसका नाम भी उनके साथ लेने लायक नहीं होगा। बस क्या वहां मौजूद किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इस समय किन जियोगे की आंखों में थोड़ी सी उलझन दिखाई दी। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, यादों का सैलाब उमड़ पड़ा, अनगिनत छवियां उसके दिमाग में प्रकट हो गईं, मानो उसकी आंखों के सामने एक क्षणिक हिंडोला चल रहा हो। जल्द ही उसने उन यादों को स्वीकार करना पूरा कर लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पुनर्जन्म होगा, किन जियोगे ने मन ही मन सोचा। वह शुवानहुआ की दुनिया में स्थानांतरित हो गया था, जहां शक्तिशाली लोग बादलों के समान असंख्य थे, पद स्पष्ट थे, और कानून जंगल का। बलवान लोग सूर्य और चंद्रमा को पकड़ सकते थे, पहाड़ों और नदियों को अपने कब्जे में ले सकते थे, एक ही हथेली से शून्य क्षेत्र को चकनाचूर कर सकते थे, और उनकी आभा दाव नियम को नष्ट कर सकती थी, जो अत्यंत भयावह थी। दूसरी ओर कमजोर लोग बलवानों का पोषण बन जाते थे, कालेची का उत्सर्जन करने वाले मानव सम्राट के पैन में प्रवेश कर जाते थे, या किसी शक्तिशाली योद्धा के युद्ध के झटकों से गलती से कुचलकर मर जाते थे। सौभाग्य से उनकी पहचान अत्यंत असाधारण थी, वे प्राचीन किन वंश के दिव्य पुत्र थे। उनके पिता किन कबीले के मुखिया थे, एक खूंखार शख्सियत जो अब पूरे प्राचीन किन कबीले को नियंत्रित करते थे। प्राचीन किन वंश का अस्तित्व अराजकता के विभाजन और ग्रैंड मिस्ट के अविकसित होने से पहले से था, जिसका एक बहुत लंबा और प्राचीन इतिहास है, जिसका पता ऊपरी क्षेत्र के जन्म से पहले तक लगाया जा सकता है। आज तक चली आ रही इस धरोहर ने अनगिनत परिवर्तनों और कई प्राचीन परिवारों और सम्राट वंशों के विनाश को देखा है। फिर भी प्राचीन किन वंश अभी भी उच्च क्षेत्र के शिखर पर खड़ा था, दुनिया को बदलते हुए देख रहा था और उसके उतार चढ़ाव पर मुस्कुरा रहा था। उनकी माता शुवानयुवान शाही वंश से थीं, जिन्हें कम नहीं आंका जा सकता था, और अब वे उच्च क्षेत्र के 10 महान सम्राट वंशों की प्रमुख थीं। ऊपरी लोक में हजारों संप्रदाय और परिवार मौजूद थे। शुवानयुवान शाही वंश का सम्राट वंशों का निर्विवाद प्रमुख बनना उसकी मजबूत नींव को दर्शाता है। दो प्रमुख महाशक्तियों के समर्थन से किन जियोगे की पहचान निस्संदेह सर्वोच्च थी, और बचपन से ही उन पर अनगिनत स्नेह की वर्षा हुई थी। वह जो भी चाहता, दोनों कबीले उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते। ये कहा जा सकता है कि अपने जन्म के क्षण से ही किन जियोगे उस शिखर पर खड़े थे, जिसकी ओर अनगिनत लोगों को देखने की जरूरत थी। निस्संदेह किन वंश के दिव्य पुत्र के रूप में होने के नाते उनकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। उनके जन्म के दिन आकाश में शुभ चिन्ह छा गए, अराजकता ने हरे कमल को जन्म दिया। एक अमर राजा 9 स्वर्गों में अवतरित हुए, ड्रैगन की गर्जना और फीनिक्स की चीख ने 9 स्वर्गों को कंपा दिया। उनकी प्रसिद्धि ऊपरी लोक में फैल गई, जिससे अनगिनत महान शक्तियों की निगाहें उन पर टिक गईं। 3 साल की उम्र में उसका शारीरिक प्रशिक्षण किया गया, उसका शरीर मजबूत था, और वह वास्तविक ड्रैगन शावकों के साथ आमने सामने की लड़ाई में बिना पीछे हटे मुकाबला कर सकता था। उसकी बुनियाद मजबूत थी, और अपने पद से ऊपर के लोगों से लड़ना उसके लिए खाने पीने जितना ही आसान था। अब महज 18 वर्ष की आयु में ही वह दाव बोध क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच चुका था। साधना की यह गति पूरे उच्च लोक में भी बेजोड़ थी, जिसने उन्हें युवा पीढ़ी में निर्विवाद रूप से नंबर 1 बना दिया। किन जियोगे ने अपना सिर एक हाथ पर टिका लिया और उसकी आलसी निगाहें नीचे मौजूद भीड़ पर घूम गईं। मूल मालिक की यादों के माध्यम से वह पहले से ही जानता था कि इस जगह को कैंगलान शहर कहा जाता था, और जियांग परिवार यहाँ की प्रमुख शक्तियों में से एक था। यहाँ आने का उनका मकसद अपनी मंगेतर से सगाई तोड़ना था। कम से कम आधिकारिक तौर पर तो यही कारण बताया गया था। जियांग परिवार की छोटी बेटी जियांग वानयिन ने जन्म से ही अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, जिसके कारण उन्हें कैंगलान शहर की नंबर 1 विलक्षण प्रतिभा के रूप में ख्याति प्राप्त हुई, और इस छोटे से क्षेत्र में उनकी कुछ प्रसिद्धि भी थी। संयोगवश उसकी मुलाकात ग्लेज्ड इमोर्टल पैलेस के ग्रैंड एल्डर से हुई, जो बाहर यात्रा कर रहे थे। महान गुरु ने उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिया। इस बात ने पूरे उच्च लोक को सचमुच चौंका दिया। ग्लेज्ड इमोर्टल पैलेस, जो ऊपरी लोक में एक शीर्ष शक्ति थी। किंवदंती है कि अमर प्राणी इसी से उत्पन्न हुए थे। पैतृक भूमि में सो रहे पुराने राक्षसों के अलावा ग्रैंड एल्डर वर्तमान में ग्लेज्ड इमोर्टल पैलेस का सबसे शक्तिशाली और दृश्यमान व्यक्ति था। यहाँ तक कि ग्लेज्ड इमोर्टल पैलेस के अमर स्वामी भी उनके सामने मात्र एक कनिष्ठ थे, जो उनके प्रति उनके अत्यधिक सम्मान को दर्शाता है। उस महान बुजुर्ग महिला ने अपने जीवन में कभी किसी शिष्य को नहीं लिया था, ये पहली बार था। इसलिए जियांग वानयिन का नाम ऊपरी लोक में शीघ्र ही फैल गया। असंख्य संप्रदाय, परिवार और अमर राजवंश दर्शन के लिए आए। सभी जानते थे कि एक दूरस्थ स्थान से आई छोटी कद की जियांग वानयिन महान ऊंचाइयों को छूने वाली थी। अगर आपको ग्रैंड एल्डर द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है,
तो क्या भविष्य में ग्लेज्ड इमॉर्टल पैलेस के यंग पैलेस मास्टर का पद मिलना निश्चित नहीं होगा। यहाँ तक कि दीर्घायु जियांग परिवार ने स्वयं एक शक्तिशाली बुजुर्ग को भेजकर जियांग वानयिन को सम्मानपूर्वक दीर्घायु जियांग परिवार में लौटने के लिए आमंत्रित किया और वादा किया कि उनका वंश दीर्घायु जियांग परिवार की मुख्य शाखाओं में से एक बन जाएगा। यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर ने भी उसके लिए शादी का इंतजाम किया था, और शादी का उद्देश्य स्वाभाविक रूप से जियांग वानयिन और स्वयं वह खुद थे। उन्हें इस मामले के बारे में हाल ही में पता चला था। उस समय जियांग वानयिन अपनी प्रसिद्धि के चरम पर थी, चाहे प्रतिभा, प्रतिष्ठा या रूप रंग की बात हो, वह उच्च लोक में शीर्ष स्थान पर थी। इसके अलावा किन कबीले पर ग्रैंड एल्डर का एहसान था, इसलिए वे इस मामले पर सहमत हो गए। उस समय जियांग वानयिन वास्तव में अतुलनीय रूप से गौरवशाली थी। किंजियुगे आलस से मुख्य सीट पर झुक गया, अपने सिर को हाथ से सहारा देते हुए अपनी मंगेतर के कारनामों को ध्यान से याद कर रहा था। जियांग वानयिन का जीवन कुछ ज्यादा ही सुखमय प्रतीत हो रहा था। उपन्यास पढ़ने के अपने कई वर्षों के अनुभव के आधार पर उनका मानना था कि अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो कोई न कोई दुर्घटना होने ही वाली थी। निश्चित रूप से 3 साल पहले जियांग वानयिन ने रहस्यमय तरीके से अपनी सारी साधना खो दी और एक बेकार इंसान बन गई। यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर को भी उसमें कोई असामान्यता नहीं मिली। इसके बाद पूरे ग्लेज्ड इमॉर्टल पैलेस की गहन जांच की गई, लेकिन एक भी सुराग नहीं मिला। जियांग वानयिन में पाई गई असामान्यता की जांच करने के लिए ग्रैंड एल्डर ने खुद को खतरे में डालने में जरा भी संकोच नहीं किया और जीवन के एक निश्चित क्षेत्र में प्रवेश किया। तब से उसकी कोई खबर नहीं मिली और आज तक उसकी तरफ से कोई संदेश नहीं आया है। और जियांग वानयिन के कूड़ाघर बन जाने का मामला स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक छिपा नहीं रह सका। विशेषकर स्वार्थी पक्षों की जानबूझकर की गई उकसाहट के कारण यह ऊपरी लोक में तेजी से फैल गया। वह पल भर में एक प्रसिद्ध प्रतिभा से एक तुच्छ शख्सियत बन गई जिसका हर कोई उपहास उड़ाता था। अपनी साधना शक्ति खो देने और अपने गुरु के लापता हो जाने के कारण जियांग वानयिन ने स्वाभाविक रूप से युवा महल प्रमुख के रूप में अपना पद खो दिया और जियांग परिवार में लौट आए। और अभी हाल ही में लॉन्गोविटी जियांग परिवार ने व्यक्तिगत रूप से लोगों को भेजकर जियांग वानयिन की प्रत्यक्ष वंशानुक्रम स्थिति और उनकी शाखा के लॉन्गोविटी जियांग परिवार की मुख्य शाखा बनने की योग्यता को रद्द कर दिया। साधना का फल क्षीण हो गया, गुरु लापता हो गए, अपमान और उपहास सहना पड़ा, और स्वयं ही सगाई तोड़ने के लिए आगे आए। ये सब उनके पिछले जीवन में पढ़े गए उपन्यासों से स्पष्ट था। ये जियांग वानयिन, क्या वह निस्संदेह मुख्य किरदार नहीं है? उसकी साधना का क्षय किसी शक्तिशाली और विचित्र शारीरिक शक्ति के जागृत होने का संकेत हो सकता है, या शायद उसके भीतर किसी प्राचीन आत्मा का अंश मौजूद हो। और उसका गुरु फिलहाल केवल लापता है, उसका पतन नहीं हुआ है। जब उसे किसी शक्तिशाली ताकत के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और उसकी जान खतरे में होती है, तो उसका स्वामी स्वाभाविक रूप से उसकी रक्षा के लिए प्रकट होगा। इस बात की भी प्रबल संभावना है कि उसका गुरु अपने मूल क्षेत्र को पार कर जाएगा और उसका सहारा बन जाएगा। और सगाई तोड़ने आए खलनायक के रूप में उसे अंत में संभवतः मुंह पर थप्पड़ पड़ेगा। किंजियुगे इस तरह की साजिशों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। हालांकि उनके किन वंश के लिए न तो जियांग वानयिन और न ही उनके पीछे खड़े उनके गुरु का कोई महत्व था। लेकिन अगर वह आसानी से किस्मत की बेटी को पा सकता है, तो क्यों नहीं? डिंग, मेजबान के पिछले जीवन के ज्ञान के जागरण का पता चल गया है। नियति प्रणाली का महान खलनायक बंधन में है। जैसे ही उसके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी, किंजियुगे ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी गोल्डन फिंगर आ चुकी थी। प्रारंभिक क्षेत्र विभाजन, शरीर का सुदृढ़ीकरण, ऊर्जा का शोधन, आत्मा का पोषण, चक्र सागर, गहन मूल, आत्मा का संघनन, आत्मा का रूपांतरण, पुनर्जन्म, एकता, दिव्य क्षमता, दाव बोध, निर्वाण, शून्य संयमन, बैंगनी हवेली, मार्क्विस उपाधि, राजा उपाधि, शून्य भेदन, सच्चा राजा। प्रत्येक क्षेत्र को प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था, अंतिम अवस्था और चरम अवस्था में विभाजित किया गया है। अध्याय 2, प्रणाली का जागरण, रहस्यमय स्त्री आत्मा, स्वर्गीय आदेश, महान खलनायक प्रणाली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सचमुच एक खलनायक हूँ। इस पर अच्छी तरह विचार करने के बाद किंजियुगे मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। लेकिन फिर उसने सोचा, खलनायक बनना इतना बुरा भी नहीं लगता। उनकी पहचान और पृष्ठभूमि को देखते हुए वे संपूर्ण ऊपरी लोक में भी अद्वितीय हैं। वे जहां भी जाएंगे उनका सम्मान किया जाएगा, जबकि अन्य नायकों का हर जगह उपहास किया जाता है। और न ही ऐसी घटनाएं होंगी जैसे छोटे को हराने से बड़ा सामने आ जाता है, जिसके कारण पूरे संप्रदाय की सेनाओं द्वारा पीछा किया जाना हो। आखिरकार मूल मालिक के निर्मम व्यक्तित्व को देखते हुए कौन जानता है कि कितने महान संप्रदायों के युवा सरदारों और संप्रदायों के संतों की मृत्यु उसके हाथों हुई है। अंत में विरोधी संप्रदाय के वरिष्ठ केवल अपना क्रोध पी गए, यहां तक कि एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। क्या इसका कारण यह नहीं था कि वे उसके समर्थन से डरते थे?
यदि कोई ऐसा नायक होता जिसकी कोई पृष्ठभूमि न होती, तो वह बहुत पहले ही अनगिनत ताकतों के पीछा करने का शिकार बन चुका होता। यहाँ तक कि अत्यधिक कठिनाइयों से गुजरने और विभिन्न गुप्त लोकों में उद्यम करने के बाद उन्हें जो अवसर और खजाने प्राप्त हुए, वे भी उनके लिए एक नज़र डालने लायक भी नहीं थे। नायक होने की तुलना में उसके जैसा खलनायक होना कहीं अधिक आरामदायक है। अनगिनत पीढ़ियों से उनके पूर्वजों के प्रयासों और संघर्षों का सामना एक साधारण नायक कैसे कर सकता है? इसके अलावा अब वह एक सिस्टम से बंधा हुआ है। हर बार जब वह किसी सन ऑफ डेस्टिनी को मारता है, तो वह सीधे उनकी किस्मत छीन सकता है और विलेन पॉइंट्स हासिल कर सकता है। विलेन पॉइंट्स का उपयोग लगभग सर्वव्यापी है। वे सीधे तौर पर उसकी साधना को बढ़ाने, साधना तकनीकों का अभ्यास करने और दाव को समझने में उसकी मदद कर सकते हैं। वह मॉल में जाकर कई तरह की चीजें खरीद सकता है, औषधीय गोलियां, जादुई खजाने, शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाले उपकरण, दोहरी पुतलियां। जब तक उसके पास विलेन पॉइंट्स हैं, वह सिस्टम के मॉल से कुछ भी खरीद सकता है। हालांकि खजाना जितना अधिक मूल्यवान होगा, उतने ही अधिक खलनायक अंक विलेन पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। यदि वह भाग्य की पुत्री है, तो वह उसके साथ बंधन बनाने का विकल्प चुन सकता है। बंधन में बंधने के बाद वह उसकी साधना तकनीक, दिव्य क्षमताएं, गुप्त कलाएं, भाग्य की समझ और बहुत कुछ अपने साथ सिंक्रोनाइज कर सकता है। नियति की पुत्री होने के नाते, चाहे वह जन्मजात दैवीय क्षमताएं हो या साधना तकनीकें और भाग्य, वे स्पष्ट रूप से दुनिया में दुर्लभ हैं। जब वह बड़ी हो जाएगी, तो निस्संदेह वह विश्व भर में ख्याति प्राप्त एक अद्वितीय प्रतिभा की धनी हस्ती बन जाएगी। और उसे केवल उसके साथ जुड़ना है ताकि वह सीधे उसकी साधना तकनीक और साधना को सिंक्रोनाइज कर सके, जिसे स्वर्ग विरोधी कहा जा सकता है। उनकी साधना की मूल गति पहले से ही असाधारण थी। यदि वे कुछ और भाग्य की पुत्रियों के साथ जुड़ जाएं, तो उनकी साधना की गति कितनी बढ़ जाएगी। इसके अलावा भाग्य की पुत्रियों के रूप में स्वर्गीय मार्ग के भाग्य को धारण करने के कारण उनके द्वारा विकसित की जाने वाली साधना तकनीकें स्वाभाविक रूप से साधारण नहीं हो सकती। यदि उनके द्वारा अभ्यास की जाने वाली साधना तकनीकें भी समन्वित हों, तो उसकी शक्ति कितनी प्रबल हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नियति के पुत्र को मारने के बाद उसे स्वर्गीय दाव के दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी वह नियति के पुत्र को सीधे मार डालने का विकल्प चुन सकता है और बात खत्म कर सकता है, या उन्हें परिपक्व होने तक पालने पोसने का विकल्प चुन सकता है और फिर उन्हें मार सकता है। आखिरकार नियति के पुत्रों के रूप में वे जहां भी जाते हैं, लाखों वर्षों की आध्यात्मिक औषधि, हर 10 मिलियन वर्षों में एक बार प्रकट होने वाले गुप्त क्षेत्र, सभी उनके पास ऐसे उमड़ पड़ते हैं मानो वे स्वतंत्र हों। जो अवसर और खजाने दूसरों के लिए तरसते हैं और जिन्हें वे कई जन्मों में भी शायद न देख पाएं, वे उनके लिए आम बात हैं। यहाँ तक कि ऐसे अवसर भी हो सकते हैं जिनमें स्वयं किनजियोगे की रुचि हो। जहाँ तक चुनाव करने की बात है, ये पूरी तरह से उस पर निर्भर करता है। ये कहना जरूरी है कि इस बात से किनजियोगे को बेहद सुकून मिला। जैसे ही किनजियोगे ने सिस्टम का अध्ययन करने के लिए अपना सिर नीचे किया, नीचे मौजूद भीड़ में से एक दृढ़ चेहरे वाला व्यक्ति चुपके से उसे देख रहा था। उसके चेहरे की बनावट सामान्य थी, शरीर दुबला पतला था और उसने एक साधारण सफेद शिष्य का चोला पहना हुआ था। वह साधारण दिखता था, भीड़ में किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता था। हालांकि उनके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में एक प्राचीन अंगूठी थी जो काफी पुरानी लग रही थी। गुरुजी, क्या ये किन वंश का पौराणिक दिव्य पुत्र है? ये देखने में कुछ खास नहीं लगता। वह काफी आकर्षक है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या उसकी ताकत उतनी ही चमत्कारी है जितनी लोग कहते हैं। उस व्यक्ति ने चुपचाप अपना सिर नीचे किया और गुप्त रूप से अपनी आवाज रिंग पर भेजी, उसके लहजे में तिरस्कार भरा हुआ था। शाओ रान, तुम्हारा दिल बेचैन है। एक स्पष्ट, ठंडी महिला की आवाज, मानो उसमें जादू हो, ने उस आदमी के मूड को थोड़ा शांत कर दिया। जियांग रान ने मुंह फुला लिया, मानो उसने उस महिला की बातों को कुछ हद तक नजरअंदाज कर दिया हो। फिर उसने मुख्य सीट पर बैठे उस सुंदर व्यक्ति की ओर देखा, उसकी आंखों में ईर्ष्या और तिरस्कार की झलक दिखाई दी। क्या वह सिर्फ अपने अच्छे पारिवारिक पृष्ठभूमि पर ही निर्भर नहीं है? अगर मेरी पृष्ठभूमि उनकी जैसी होती, तो भविष्य में मेरी उपलब्धियां निश्चित रूप से उनकी उपलब्धियों से कमतर नहीं होती। फिर जियांग रान ने अपना सिर नीचे किया और महिला को अपनी आवाज पहुंचाना जारी रखा। गुरुजी, अपनी विवेक शक्ति से क्या आप बता सकते हैं कि किसकी प्रतिभा और शक्ति अधिक मजबूत है, हमारी या उनकी? ये सुनकर रिंग में सन्नाटा छा गया। क्या इसकी तुलना करने की भी जरूरत है? जीवन में अपनी दृढ़ता के कारण उस महिला ने स्वाभाविक रूप से एक नज़र में किनजियोगे की हड्डियों की उम्र को पहचान लिया। 18 वर्ष की उम्र, 18 वर्ष की आयु में ज्ञानोदय का शिखर। उसने भी इसके बारे में पहली बार सुना था। ऊपरी लोक में ऐसी आकृति कब प्रकट हुई थी? साधना की यह भयावह गति ही शायद ऊपरी लोक के इतिहास में दर्ज हो सकती है। लेकिन फिर उसे याद आया कि सब लोग उसे किन वंश का दिव्य पुत्र कहकर पुकारते हैं, और यह सुनकर महिला को राहत मिली। शायद किन वंश जैसे खौफनाक परिवार में ही ऐसी असाधारण प्रतिभा पैदा हो सकती थी।
तुलना में जियांग रान बहुत ही साधारण प्रतीत होती थी। वह न केवल दूसरे पक्ष से उम्र में बड़ा था, बल्कि उसका राज्य भी कहीं अधिक निम्न स्तर का था। दोनों में कोई समानता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि जियांग रान की ताकत कमजोर थी, इसके विपरीत उनकी राय में जियांग रान की प्रतिभा वास्तव में असाधारण थी, इतनी कि उन्हें शीर्ष प्रतिभा कहा जा सकता था। यहाँ तक कि उच्च लोक में भी, जहाँ शक्तिशाली लोग बादलों की तरह एकत्रित होते थे, उन्हें स्थान दिया जा सकता था। उसे पूरा विश्वास था कि उसके मार्गदर्शन में जियांग रान ऊपरी लोक में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। हालांकि जब ऊपर स्थित किन वंश के दिव्य पुत्र का सामना करना पड़ा, तो उनकी कोई तुलना ही नहीं थी। यद्यपि जियांग रान बलवान था, फिर भी वह अंततः एक छोटे से कस्बे का रहने वाला एक साधारण व्यक्ति था जिसने दुनिया को ज्यादा नहीं देखा था। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि किन वंश जैसी शीर्ष शक्ति के दिव्य पुत्र होने का क्या अर्थ होता है। यदि जियांग रान एक विलक्षण प्रतिभा था, तो उसके सामने खड़ा किन वंश का दिव्य पुत्र एक अप्रतिम प्रतिभा, एक युवा सर्वोच्च प्रतिभा था। दोनों के बीच कोई तुलना ही नहीं थी। आप भले ही सोने का एक टुकड़ा हो, लेकिन ऊपरी लोक सोने से जगमगा रहा है। वह महिला वास्तव में उसे सलाह देना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वह अहंकारी और आत्मसंतुष्ट न बने, लेकिन सीधे तौर पर ऐसा कहना मुश्किल था, क्योंकि उसे डर था कि इससे उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचेगी। कुछ देर सोचने के बाद महिला ने धीरे से कहा, वह बहुत बलवान है, लेकिन तुम भी कमजोर नहीं हो। यदि तुम लगन से साधना करो, तो भविष्य में तुम भी उसकी बराबरी कर पाओगे। मैं समझ गया, गुरुजी। ये सुनकर जियांग रान के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। ये किन जियोगे अपने खानदानी पृष्ठभूमि का फायदा उठाकर रौब जमाने वाला एक अयाश शिष्य मात्र था। अगर उनकी पृष्ठभूमि ऐसी न होती तो शायद वे खुद से भी तुलना करने लायक नहीं होते। वह भी अपने गुरु के शब्दों पर पूर्ण विश्वास रखता था। आखिरकार वह तो जियांग परिवार का एक साधारण शिष्य ही था, जिसका नाम ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था। यदि संयोगवश वह अंगूठी न उठा पाता और उस महिला का शिष्य न बन पाता, तो वह सफलता की ऊंचाइयों को छू लेता। अब वह शायद जियांग परिवार का एक साधारण सहायक शिष्य ही होगा। बेशक जियांग परिवार में सुरक्षित रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस महिला की शिष्या बनने से निस्संदेह उसके लिए एक व्यापक दुनिया के द्वार खुल गए। ठीक है जियांग रान, यहाँ चारों ओर शक्तिशाली साधक मौजूद हैं। अगर कोई अत्यावश्यक बात नहीं है, तो अभी मुझसे संपर्क न करें, वरना खतरा मोल लेना ठीक नहीं होगा। महिला के बोलने के बाद रिंग ने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। अभी अभी उसने कई भयानक आभाओं को महसूस किया था, जिनमें से प्रत्येक उसकी चरम सीमा पर होने पर उसे कमजोर नहीं थी। आखिरकार वह अभी भी एक अधूरी आत्मा मात्र थी, और उसे पूरी तरह से भरोसा नहीं था कि उनकी बातचीत का पता नहीं चलेगा। सावधानी बरतते हुए उसने जियांग रान से सीधे संपर्क तोड़ दिया। उसी समय उसके दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। ये किन कबीला सचमुच बहुत भयानक था। अभी तो वह जूनियर ही है और इतने भव्य काफिले के साथ यात्रा करता है। समझ गया गुरुजी। जियांग रान ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर उदासीनता के भाव थे। उनके विचार में उनके गुरु अत्यधिक सतर्क थे। दूसरा पक्ष तो बस एक साधारण अयाश नौजवान था। अगर उसका कोई पिछला रिकॉर्ड भी होता, तो उससे डरने की क्या बात थी। हालांकि वहां मौजूद किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि किन जियोगे के पीछे खड़ा सफेद दाढ़ी वाला झुका हुआ बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी आंखें कसकर बंद थीं, ने धीरे से उन्हें खोला और बंद किया। एक चमकती हुई रोशनी उनके बीच से गुजरी और फिर धीरे धीरे बंद हो गई, मानो वे कभी खुली ही न हो। जियांग रान अभी भी कल्पनाओं में खोई हुई थी कि दरवाजे के बाहर से विस्मय बोधक आवाजें आईं, साथ ही पास आते कदमों की आहट भी सुनाई दी। सभी की आदरपूर्ण निगाहों के बीच किन जियोगे की मंगेतर, जियांग परिवार की छोटी बच्ची जियांग वानयिन पहुंची। जियांग वानयिन ने एक साधारण सफेद पोशाक पहनी थी जो उनकी सुडौल आकृति को खूबसूरती से निखार रही थी। वह शालीनता, गरिमा और विनम्रता से आगे बढ़ी। उसका चेहरा सुंदर था, उसकी आंखें घुमावदार थीं, उसकी निगाहें जीवंत थीं, उसकी नाक छोटी और नाजुक थी, और उसके होंठ चेरी जैसे गुलाबी थे। उसके जैद जैसे कोमल कमल की जड़ों जैसी भुजाएं दिखाई दे रही थीं। उसकी त्वचा गोरी और चिकनी थी, मानो पाले और बर्फ को भी मात दे रही हो, जैसे उत्तम मटन फैट जैड। उसकी पतली कमर दुबली और आसानी से पकड़ी जा सकने वाली थी, और उसके लंबे काले बाल हरे रंग की हेयरपिन से लापरवाही से बंधे हुए थे, जो उसके पीछे गिर रहे थे, जिससे वह और भी अधिक सुंदर और स्वाभाविक लग रही थी। हालांकि अब उसके पास साधना की कोई क्षमता नहीं थी, लेकिन ग्लेज्ड इमोर्टल पैलेस की युवा महल प्रमुख के रूप में उसका जो व्यवहार था, वह जरा भी फीका नहीं पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो वह अब भी वही अलग थलग बेदाग युवा महल की मालकिन हो। ऊपर खड़ी सुंदर और गर्वित जियांग वानयिन को देखकर जियांग रान की आंखों में मोह और प्रशंसा की एक झलक दिखाई दी, लेकिन फिर वह गायब हो गई। जैसे ही किन वंश के दिव्य पुत्र ने सगाई तोड़ दी, वह खुलेआम जियांग वानयिन का पीछा करने में सक्षम हो जाएगा। उसे पूरा विश्वास था कि अपनी प्रतिभा और आकर्षण से वह उस खूबसूरत लड़की का दिल जरूर जीत लेगा।
डिंग, नियति की पुत्री जियांग वान यिन ने पता लगाया। क्या मेजबान उसकी जानकारी देखना चाहता है? देखना। किन जियोगे मुख्य सीट पर बैठे थे, उनके होठों पर मुस्कान थी और वे ध्यानपूर्वक दूसरे पक्ष का आकलन कर रहे थे। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, ये जियांग वान यिन वास्तव में भाग्य की पुत्री थी। उसकी सुंदरता अपने आप में ही असाधारण थी, शायद पूरे ऊपरी लोक में कुछ ही लोग उसकी बराबरी कर सकते थे। इसके बाद किन जियोगे की आंखों के सामने एक हल्के नीले रंग की स्क्रीन दिखाई दी, जिसमें जियांग वान यिन की जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज थी, जो केवल उसे ही दिखाई दे रही थी। नाम, जियांग वान यिन। पहचान, कांगलान शहर के जियांग परिवार की छोटी कुतिया, स्वर्गीय महारानी। शारीरिक बनावट, बर्फ से बनी अमर चमकदार शारीरिक बनावट। साधना, शरीर को मजबूत बनाने का चरम स्तर। साधना तकनीक, गहन हिम आत्मा संघनन कला, हिमग्लेज चकनाचूर शून्य तोप, ग्लेज्ड तलवार कला, ग्लेज्ड निर्मल हृदय कला, ग्लेज्ड सीलिंग तकनीक। गोल्डन फिंगर, डेस्टिनी रिवर्सल पल। भाग्य अंक 300,000। हे भगवान, शुरुआत से ही एक बड़ी मछली। महारानी का पुनर्जन्म 300,000 भाग्य अंक। ये स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़ी संपत्ति थी। यह अपार सौभाग्य तो बस दिव्य मार्ग का एक उपहार था। सम्राट बनना तो दूर की बात है, अमरत्व प्राप्त करना भी शायद सहज होगा। इसके अलावा उसने जिन सभी साधना तकनीकों का अभ्यास किया, वे सभी चमकदार अमर महल के खजाने थे। अपने पिछले जीवन में एक महारानी के रूप में अभ्यास की गई शीर्ष स्तरीय साधना तकनीकों के साथ मिलकर वह चलती फिरती ज्ञान की खान थी। जैसे ही उसे अपने पिछले जीवन की यादें जागृत होंगी, वह निश्चित रूप से ड्रैगन की तरह ड्रैगन गेट के ऊपर से छलांग लगाएगी और आकाश में उड़ जाएगी। और उसके साथ संबंध स्थापित करने के बाद उसकी साधना और शक्ति में तेजी से वृद्धि होगी। कैसे चुने, ये तो हर कोई जानता होगा। जब किन जियोगे जियांग वान यिन का आकलन कर रहा था, तब दूसरा पक्ष भी चुपचाप उसका आकलन कर रहा था। हॉल में प्रवेश करते ही जियांग वान यिन ने किन जियोगे को देख लिया था। इसके अलावा कोई और कारण नहीं था, दूसरी पार्टी सचमुच बहुत ही शानदार थी। वह वहां चुपचाप बैठा रहा, फिर भी उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जिससे वहां मौजूद हर कोई सांस रोककर रह गया। युवा महल प्रमुख के रूप में जियांग वान यिन स्वाभाविक रूप से अनगिनत युवा प्रतिभाओं से मिली थी, लेकिन कोई भी उनके सामने मौजूद व्यक्ति की तुलना में नहीं था। उनकी तुलना करना भी एक अपमान जैसा लगता था। दूसरा पक्ष मानो 9 स्वर्गों से निर्वासित एक अमर प्राणी था, जो अप्रत्याशित रूप से नश्वर संसार में उतर आया था। चाहे वह कोई भी हो, उसके साथ एक ही फ्रेम में मौजूद हर व्यक्ति अनायास ही हीनता और महत्वहीनता की भावना महसूस करेगा। हालांकि जियांग वान यिन ने मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लिया था, लेकिन अपने मंगेतर को पहली बार देखते ही वह क्षण भर के लिए सम्मोहन की स्थिति में आ गई। दुनिया भर में यह अफवाह फैली हुई थी कि किन वंश के दिव्य पुत्र में एक सच्चे अमर व्यक्ति के गुण मौजूद हैं। अब उसे देखकर उसे पता चल गया कि अफवाहें सच थीं, दूसरा पक्ष सचमुच असाधारण था। बर्फ की तरह सफेद वस्त्र पहने, अमर जैसी मुद्रा और दिव्य अस्थियों से युक्त, दिव्य वैभव से दीप्तिमान, उनकी प्रत्येक गतिविधि में स्वर्ग और पृथ्वी की महान शक्ति और दाव का दिव्य आकर्षण समाहित था। अपने शांत और विनम्र स्वभाव के बावजूद अब उसके दिल में हलचल मच गई थी। यदि उसने अपनी सारी साधना शक्ति खोने की विचित्र घटना का अनुभव न किया होता, तो उसके सामने मौजूद यह अमर जैसी आकृति संभवतः उसका पति होती। लेकिन अब जियांग वान यिन ने मन ही मनाह भरी। हालांकि आखिरकार वह एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने कई बड़े अवसर देखे थे, और उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया, अपना संयम नहीं खोया। उन्होंने थोड़ा झुककर स्पष्ट और मधुर स्वर में कहा, मैं जियांग वान यिन हूं। दिव्य पुत्र जियोगे को मेरा प्रणाम। यह विनम्र प्राणी समय पर नहीं पहुंच सका और आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। हे ईश्वर, आशा है आपको बुरा नहीं लगेगा। उसकी आवाज दृढ़ और स्पष्ट थी। हालांकि जियांग वान यिन के कान के निचले हिस्से पर अनायास ही दिखाई देने वाली हल्की सी लाली को किसी ने नहीं देखा। हाँ, छोटी मिस वान यिन बहुत ही विनम्र हैं। मैं इस बार मुख्य रूप से हमारी सगाई के मामले पर चर्चा करने के लिए यहाँ आया हूँ। किन जियोगे ने सौम्य और सुरुचिपूर्ण मुस्कान बिखेरी, जो मार्च की वसंत ऋतु की हवा की तरह ताजगी भरी थी। इस समय वह पहले से ही अपहरण करने के बारे में सोच रहा था। नहीं, इस पुनर्जन्मित महारानी से शादी करने और उसे अपने घर ले जाने के बारे में सोच रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, जो होना था वही हुआ। जियांग वान यिन ने मन ही मन थोड़ी आह भरी, क्योंकि वह पहले ही दूसरे पक्ष के इरादों का अनुमान लगा चुकी थी और वह समझ गई थी। आखिरकार वह अब महज एक कचरा मात्र थी, जबकि दूसरा पक्ष पूरे ऊपरी क्षेत्र के शिखर पर खड़ा एक व्यक्तित्व था। ऐसा व्यक्ति उसके लिए उसकी वर्तमान स्थिति में बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। इसके अलावा दूसरे पक्ष का रवैया ईमानदार था, उसके शब्द विनम्र थे, और वह स्वयं सगाई तोड़ने के लिए आया, जिससे उन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। 3 महीने पहले जियांग परिवार के उस बुजुर्ग ने, जिसने उससे दीर्घायु जियांग परिवार की सच्ची शिष्या का दर्जा छीन लिया था, उसकी तुलना में उसका रवैया कहीं बेहतर था। भला वह किस बात से असंतुष्ट हो सकती थी? यह एक छोटे से परिवार का दुख था।
ये सोचकर जियांग वान यिन को राहत मिली। उसने अपने हाथों को जोड़कर दृढ़ स्वर में कहा, मेरा मानना है कि ईश्वर का पुत्र आज सगाई तोड़ने आया है। हे ईश्वर, कृपया निश्चिंत रहें, मैं कृतघ्न स्त्री नहीं हूं। ये सगाई हम दोनों में से किसी की भी सहमति से नहीं हुई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसका कोई महत्व नहीं है। मैं आपके लिए मुश्किलें पैदा नहीं करूंगा, हे दिव्य पुत्र। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, किन जियोगे ने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। इस समय उनके चेहरे पर भ्रम और आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। सगाई तोड़ रही हो? यंग मिस वान यिन, मैंने कब कहा कि मैं सगाई तोड़ना चाहती हूँ? क्या? ये सुनकर पूरा हॉल तुरंत शोरगुल में डूब गया, और यहाँ तक कि जियांग वान यिन के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। जो शब्द वह अभी तक बोलने वाली थी, वे उसके मुंह में ही अटक गए, और उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप आज सगाई तोड़ने के लिए नहीं आए हैं? बिल्कुल नहीं, वान यिन, आपने गलत समझा। किन जियोगे ने अपना सिर हिलाया, फिर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। 3 साल पहले, मेरे एकांतवास के कारण, मैं समय पर नहीं आ सका, जिससे आपको दुख हुआ, और मुझे इसका पछतावा है। मैं आज मुख्य रूप से यंग मिस वान यिन से मिलने आया हूँ। जहां तक सगाई की बात है, मैं कोई निर्दयी या कृतघ्न व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए मेरे लिए सगाई तोड़ना और किसी गिरे हुए व्यक्ति को और परेशान करना स्वाभाविक रूप से असंभव है। किन जियोगे का लहजा शांत था, मानो वह किसी मामूली बात पर चर्चा कर रहा हो, लेकिन जियांग परिवार के सदस्यों के कानों में ये बिजली की तरह फट पड़ा। मुख्य सीट पर विराजमान उस तेजस्वी और राजसी आकृति को देखकर सभी लोग अवाक रह गए, क्षण भर के लिए स्तब्ध और अवाक रह गए, फिर उत्साहित हो गए। उन्होंने पहले सोचा था कि किन जियोगे आज केवल सगाई तोड़ने के लिए यहाँ आई है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष का ऐसा कोई इरादा नहीं था। उन्हें यह नहीं लगेगा कि दूसरा पक्ष उनसे झूठ बोल रहा है। दूसरे पक्ष की क्या स्थिति थी? वह उनके साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकता था? ये जानना जरूरी है कि प्रतिष्ठा और पद के मामले में चांग शेंग परिवारों की युवतियां या अमर महान संप्रदायों की संत भी शायद उनके योग्य न हो। अगर वान यिन के गुरु का किन वंश से अतीत में कोई संबंध न होता, तो वे इस जीवन में किन वंश से किसी भी प्रकार का संबंध रखने का सपना भी नहीं देख सकते थे। आखिरकार, दूसरा पक्ष एक ऐसी हस्ती था जिसके प्रति उनके मुख्य परिवार, दीर्घायु जियांग परिवार को भी प्रसन्नता व्यक्त करने की आवश्यकता थी। उनकी छोटी शाखा की तो बात ही छोड़िए। जियांग परिवार अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला था। युवा मास्टर। जियांग वान यिन के लाल होंठ हल्के से खुले, उन्हें अभी भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। किन वंश के दिव्य पुत्र के रूप में उनका दर्जा कितना महान था और उनका अहंकार कितना प्रबल था। तार्किक रूप से देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति जाहिर तौर पर उसके जैसी घटिया औरत में दिलचस्पी नहीं ले सकता। इसके अलावा दूसरी तरफ से इतनी विनम्रता दिखाई गई कि वह सचमुच अभिभूत हो गई। अगर कोई और होता, तो अपनी मंगेतर के बारे में ये जानने पर कि वह एक घटिया इंसान है, वह शायद बहुत पहले ही सगाई तोड़ चुका होता। जियांग वान यिन केवल यही निष्कर्ष निकाल सकी कि उसके मंगेतर का पारिवारिक पालन पोषण अत्यंत उच्च स्तर पर हुआ था और वह दूसरों के प्रति विनम्र और सौम्य था। हालांकि यह उनकी पहली मुलाकात थी, फिर भी किन जियोगे के बारे में उसकी अच्छी राय थी। लेकिन जैसे ही उसे अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति का ख्याल आया, उसकी आंखों में उदासी छा गई और उसकी आवाज थोड़ी मायूस हो गई। लेकिन वान यिन अब तो सिर्फ एक अपाहिज है, और अब वह ग्लेज्ड इमॉर्टल पैलेस की यंग पैलेस मास्टर नहीं रही। मैं यंग मास्टर बनने के योग्य कैसे हो सकती हूँ? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, किन जियोगे ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया और गंभीर स्वर में कहा, युवा मिस वान यिन, मैं आपको आपके व्यक्तित्व के लिए पसंद करता हूं, न कि आपकी हैसियत के लिए। चूंकि हम दोनों की सगाई हो चुकी है, इसलिए यह एक नियतिपूर्ण संबंध है जो पिछले जन्म में विकसित हुआ था। चाहे आप ग्लेज्ड इमोर्टल पैलेस के युवा महल प्रमुख हों या जियांग परिवार की युवा महिला, मेरी नज़र में आप सब एक समान हैं। युवा मास्टर। ये सुनकर जियांग वान यिन के दिल में हलचल मच गई। चूंकि उसकी साधना पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और वह प्रतिष्ठा खो बैठी थी, इसलिए उसे यह नहीं पता था कि कितने लोगों ने उसका उपहास किया, उसका मजाक उड़ाया और उसे अपमानित किया। शुरू में तो उसने सगाई टूटने के लिए खुद को पहले ही तैयार कर लिया था। फिर भी उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका मंगेतर, जिससे वह कभी नहीं मिली थी, न केवल उससे नफरत नहीं करता था बल्कि उसके प्रति इतना विचारशील भी था। उनके शब्द प्रकाश की एक चमकदार किरण की तरह थे, जो पिछले 3 वर्षों से उसे घेरे हुए सभी उदासी और अंधेरे को भेदते हुए गर्माहट और आशा लेकर आए। डिंग, भाग्य की पुत्री जियांग वान यिन की कृपा बढ़ गई है। क्या मेजबान बंधना चाहता है? बांध। किन जियोगे ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने ये सारी मुसीबतें क्यों उठाई? क्या ये सब सिर्फ इस पुनर्जन्म की महारानी को अपने दुष्ट जहाज पर चढ़ाने के लिए ही नहीं थी? जियांग वान यिन की प्रतिक्रिया उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही थी। कढ़ाई में फूल लगाना अच्छा है, लेकिन बर्फ में कोयला भेजने की तुलना में ये कहीं कम मूल्यवान है। इसके अलावा उनकी अमर जैसी उपस्थिति और दिव्य सुंदरता के कारण कृपा प्राप्त करना उनके लिए बहुत आसान था। नीचे मौजूद वरिष्ठों और शिष्यों के चेहरे पर भी परमानंद के भाव थे।
अगर किन जियोगे वहां मौजूद न होती तो वे आसमान की ओर देखकर चीखना चाहते। किन वंश के साथ गठबंधन करके उनका जियांग परिवार अब से बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन केवल एक व्यक्ति का चेहरा अस्थिर था, उसकी निगाहें किन जियोगे की ओर क्रोध और ईर्ष्या से भरी हुई थी, और वह दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। रुको, मैं सहमत नहीं हूं। रुको, मैं सहमत नहीं हूं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा हॉल तुरंत शोरगुल से भर गया, फिर इतनी खामोशी छा गई कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। मौन, एक भयानक सन्नाटा। सबकी आंखें फटी रह गईं, सबकी निगाहें टिक गईं, सब मंच के नीचे से इतने दुस्साहसी शब्द बोलने वाले व्यक्ति को खौफ से घूर रहे थे। जियांग परिवार का मुखिया इतना चौंक गया कि वह अपनी जगह पर जम गया। उसके पैर कांपने लगे, मानो जेली की तरह जम गए हों, और वह लगभग जमीन पर गिर ही पड़ा था। कुछ ही क्षण पहले वह इस बात का सपना देख रहा था कि जियांग परिवार उस समय से प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को छू लेगा। लेकिन वह एक वाक्य जियांग परिवार को सीधे मौत की सजा सुनाने के बराबर था। अन्य लोग शायद पूरी तरह से यह न समझ पाएं कि किन वंश के दिव्य पुत्र की पहचान कितनी भयावह थी, लेकिन वह निश्चित रूप से इसे समझता था। प्राचीन किन वंश एक ऐसी हस्ती थी जिससे जियांग वान यिन के गुरु और उनके प्रमुख दीर्घायु जियांग परिवार को भी सावधान रहने और उनका पक्ष जीतने की जरूरत थी। उनके छोटे से परिवार ने उन्हें इस तरह उकसाने की हिम्मत कैसे की? क्या वे जीना नहीं चाहते थे? जियांग निंग ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें खून से लाल थीं। वह देखना चाहता था कि वह व्यक्ति कौन था जिसने उसके जियांग परिवार को नष्ट करने की हिम्मत की। उस चीख ने किन जियोगे का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया और उसने वक्ता को रुचिपूर्वक देखा। ये देखकर जियांग परिवार के शिष्य तुरंत दूर हट गए, जिससे वह व्यक्ति दिखाई देने लगा, क्योंकि उन्हें डर था कि वे गोलीबारी की चपेट में न आ जाएं। वह व्यक्ति साधारण सफेद शिष्य के वस्त्र पहने हुए था। उसके पहनावे से साफ पता चलता था कि वह जियांग परिवार का एक साधारण शिष्य ही था। उसका चेहरा दृढ़ था, कद लंबा और दुबला पतला शरीर था, स्वाभाविक मुद्रा थी, माथा ऊंचा था और उसके चेहरे पर अहंकार झलक रहा था। फुफकार, क्या वह जियांग रान है? क्या वह पागल हो गया है? उसकी हिम्मत कैसे हुई उस सम्मानित व्यक्ति का अपमान करने की? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। उस सम्मानित व्यक्ति को उकसाने से हमारा पूरा जियांग परिवार उसके साथ ही दफन हो जाएगा। यह मूर्ख, क्या वह मेरे जियांग परिवार को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है? जियांग परिवार के मुखिया का दिल बेरहम हो गया। वह स्वाभाविक रूप से जियांग रान को जानता था। जियांग वान यिन की साधना शक्ति समाप्त होने के बाद जियांग रान उनके जियांग परिवार की सबसे अग्रणी युवा प्रतिभा बन गई। अतीत में वह हमेशा जियांग रान के बारे में बहुत अच्छी राय रखता था। असाधारण प्रतिभा, स्थिर और संयमित, एक होनहार युवा प्रतिभा। हालांकि वह जियांग वान यिन के बराबर नहीं था, फिर भी वह दुनिया में एक दुर्लभ प्रतिभा का धनी था, जिसमें भविष्य में अपने जियांग परिवार को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता थी। लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जियांग रान ऐसा कारनामा करेगी। जियांग परिवार पर तो मानो आसमान ही गिर पड़ा। अगर किन जियोगे अभी भी मुख्य पद पर नहीं बैठा होता और उसे उसके इरादों का पता नहीं होता, तो वह माफी के तौर पर जियांग रान को थप्पड़ मारकर जान से मार देता। जहां तक जियांग रान की बात है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, वह ध्यान का केंद्र होने के इस एहसास का भरपूर आनंद लेता हुआ प्रतीत हो रहा था और गर्व और आत्मसंतुष्टि के साथ आगे बढ़ रहा था। भीड़ की फुसफुसाहट, उपहास और गालियों को उसने नजरअंदाज कर दिया। दरअसल वह लंबे समय से जियांग वान यिन के प्रति स्नेह रखता था, लेकिन उस समय उसकी स्थिति विनम्र थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जियांग वान यिन से तुलना नहीं कर सकता था, जो ग्लेज्ड इमोर्टल पैलेस की युवा महल प्रमुख थी। लेकिन अब उसने एक भयानक और शक्तिशाली प्राणी को अपना स्वामी बना लिया था। अपने जीवन काल में उनके गुरु की शक्ति इतनी थी कि वे चांग शेंग परिवारों के कबीले प्रमुखों और अमर महान संप्रदायों के प्रमुखों के बराबर थी। उसके पीछे का कबीला पूरे ऊपरी क्षेत्र में भी एक शीर्ष स्तरीय शक्ति से संबंधित था, जो ग्लेज्ड इमोर्टल पैलेस से कमजोर नहीं था। इसलिए वह किन जियोगे से उतना भयभीत नहीं था जितना कि अन्य लोग प्रतीत होते थे। उसने पहले सोचा था कि दूसरा पक्ष आज सगाई तोड़ने आया है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष का ऐसा कोई इरादा नहीं था, जिससे उसकी योजना विफल हो गई और उसे आगे आने के लिए मजबूर होना पड़ा। जियांग रान ने आसपास बैठे बुजुर्गों और शिष्यों के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और गहरी आवाज में कहा, प्रणाम बुजुर्गों। विवाह का मामला परिवारों के मेल और आपसी सहमति से संबंधित है। फिर उसने अपना लहजा बदल दिया, उसकी निगाहें ऊपर खड़ी किन जियोगे पर टिकी थीं, और उसने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, मेरी राय में तुम किन जियोगे अपने परिवार की शक्ति पर निर्भर रहने वाले एक फिजूल खर्ची करने वाले निकम्मे व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं हो, जो जियांग वान यिन के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। विश्वसनीय ईश्वर पुत्र मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति से तो बिल्कुल नहीं डरेंगे, है ना? जियांग रान का लहजा आक्रामक था, जिससे स्पष्ट था कि वह दूसरे पक्ष को उकसाना चाहता था और उसे आमने सामने की लड़ाई के लिए मजबूर करना चाहता था।
इन दूसरी पीढ़ी के निकम्मों के बारे में उनकी समझ के आधार पर उनमें से प्रत्येक अविश्वसनीय रूप से अहंकारी था और इस तरह की बदनामी को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दूसरा पक्ष निश्चित रूप से इसे सहन करने और उसकी चुनौती को स्वीकार करने में असमर्थ होगा। जब तक दूसरी पार्टी का दाव रक्षक हस्तक्षेप नहीं करता, उसे पूरा भरोसा था कि वह सबकी निगाहों के सामने किनजियोगे को हरा सकता है। तब तक दूसरा पक्ष अपमानित हो चुका होगा और उसकी सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी होगी। फिर सगाई के बारे में चर्चा करने की हिम्मत उसके पास कैसे बच सकती है? वह स्वयं भी इस अवसर का उपयोग करके उच्च लोक में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है और जियांग वानयिन को उसके प्रति नए सम्मान की दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित कर सकता है। हालांकि आदर्श तो भव्य होते हैं, लेकिन वास्तविकता अक्सर कठोर होती है। चुनौती को स्वीकार करने की जो उम्मीद थी, वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसकी उकसाहट का सामना करते हुए किनजियोगे ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आराम से अपने हाथ में रखी चाय पर फूंक मारी, मानो उसने जियांग रान को देखा ही न हो। खुद को नजरअंदाज होते देख जियांग रान का चेहरा हरा पड़ गया। उसे लगा जैसे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो। भाग्य की पुत्री होने के नाते वह स्वभाव से ही अत्यंत अभिमानी और घमंडी थी और जरा सी भी शिकायत सहन नहीं कर पाती थी। विशेषकर जब उसकी देवी उसके आसपास होती थी तो उसे बेहद अपमानित महसूस होता था, मानो वह एक पूरा मस्खरा हो। जियांग रान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने आगे कहा, क्या हुआ किनजियोगे, क्या ऐसा है कि तुम हिम्मत नहीं कर पा रहे हो? उसके बोलने से पहले ही अचानक एक भयानक आभा उमड़ पड़ी। जियांग रान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे पहले कि उसे सीधे थप्पड़ मारकर दूर फेंक दिया गया, उसका पूरा शरीर दीवार में धंस गया, जिसे निकालना असंभव था। अरे दरिंदे, मेरे जियांग परिवार से ऐसा बदमाश कैसे पैदा हो सकता है? हमला करने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जियांग परिवार का मुखिया जियांग निंग था, जो जियांग वानयिन का जैविक पिता भी था। हालांकि युवा पीढ़ी में जियांग रान की ताकत असाधारण थी और वह अपने स्तर से ऊपर लड़ सकता था, लेकिन जियांग निंग जैसे अनुभवी और मजबूत व्यक्ति की तुलना में अभी भी एक अंतर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। जियांग रान से निपटने के बाद जियांग निंग ने बिना किसी झिझक के दोनों घुटनों के बल बैठकर अत्यंत विनम्रता का भाव प्रदर्शित किया। हे ईश्वरीय पुत्र, जियांग रान ने तुम्हें उकसाने की हिम्मत की, वह मृत्यु का पात्र है। यह मेरे जियांग परिवार की गलती है। मुझे आशा है कि आप जियांग वानयिन के गुरु के सम्मान की खातिर मेरे जियांग परिवार की जान बख्श देंगे। जियांग निंग कांप रहा था, उसके शरीर से ठंडा पसीना बह रहा था, वह पूरी तरह से भयभीत था, उसका दिल जियांग रान के लिए नफरत से भरा हुआ था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि दूसरे पक्ष के पास अच्छी प्रतिभा है और वह भविष्य में उनके जियांग परिवार को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वह लगभग उन्हें शाश्वत नरक की ओर ले जा रहे थे। किनजियोगे कौन थे? वह ऐसा व्यक्ति था जिससे उनके मुख्य दीर्घायु जियांग परिवार को भी सावधानी बरतनी पड़ती थी। उन्हें कुचलना चींटी को कुचलने से ज्यादा मुश्किल नहीं था। यदि ईश्वर के पुत्र को गलतफहमी हुई और जियांग वानयिन की सगाई टूट गई, तो इसके लिए पूरी तरह से वही जिम्मेदार होंगे। ये भी संभव था कि पूरा जियांग परिवार किसी विपत्ति का सामना करे। उन्हें दूसरों की मदद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका मुख्य परिवार, दीर्घायु जियांग परिवार, स्वयं अपने घर की सफाई के लिए आगे आएगा। इतनी बड़ी कीमत के बारे में सोचकर जियांग निंग कांप उठी। हालांकि तकनीकी रूप से वह किनजियोगे के ससुर थे, लेकिन वह बहुत आत्मजागरूक थे और किसी भी तरह का घमंड दिखाने की हिम्मत नहीं करते थे। उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर इतना विशाल था, मानो एक ऐसी खाई हो जिसे इस जीवन काल में कभी पार नहीं किया जा सकता। अगर इस बारे में सोचा जाए तो शायद वह सबसे ज्यादा दुखी ससुर थे। ये देखकर आसपास के बुजुर्ग और शिष्य एक पल के लिए झिझक गए, फिर उन्होंने भी परिवार के मुखिया का अनुसरण करते हुए दोनों घुटनों के बल बैठ गए। चूंकि परिवार के मुखिया घुटने टेक चुके थे, इसलिए उनका खड़े रहना उचित नहीं लग रहा था। इस प्रकार विशाल मुख्य हॉल में सभी लोग एक साथ घुटने टेकते हुए देखे जा सकते थे। वातावरण गंभीर था, सभी दूसरे पक्ष के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे थे। युवा मास्टर, उसके बगल में खड़ी जियांग वानयिन परेशान लग रही थी और कुछ समझाना चाहती थी। उसे ये भी नहीं पता था कि जियांग रान अचानक पागल क्यों हो गई थी। पिछले 20 वर्षों में उसने और दूसरे पक्ष ने 3 वाक्यों से अधिक बात नहीं की थी। दूसरे पक्ष की तुलना में वह किनजियोगे को गलतफहमी होने से बचाने के लिए अधिक चिंतित थी। किसी कारणवश वह वास्तव में उसकी भावनाओं की परवाह करती थी। डिंग ने भाग्य की पुत्री जियांग रान को सफलतापूर्वक पराजित कर दिया। मेजबान को 3000 स्वर्गीय भाग्य खलनायक मूल्य अंक प्राप्त करने पर बधाई। डिंग, नियति की पुत्री जियांग वानयिन को मेजबान के लिए चिंता हुई। मेजबान को स्वर्गीय भाग्य खलनायक मूल्य के 10,000 अंक प्राप्त करने पर बधाई। हे, क्या हुआ? क्या मैं इतना डरावना हूँ? किनजियोगे ने अपना चाय का कप नीचे रखा, जियांग वानयिन को रुचि से देखा, फिर नीचे कांपती हुई भीड़ से बात की। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, भाग्य की यह पुत्री वास्तव में खुद को रोक नहीं पाए और उसने हंगामा खड़ा कर दिया।
दरअसल किनजियुगे ने दूसरे पक्ष को शुरू से ही देख लिया था। उसने गुरु और शिष्य के बीच हुई बातचीत को भी सुन लिया था। यद्यपि दूसरा पक्ष शक्तिशाली था, वह अंततः मात्र एक अवशेष आत्मा था। वह अपने दाव रक्षक की दृष्टि से कैसे बच सकता था? यहाँ तक कि दूसरे पक्ष की चुनौती भी उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही थी। हालांकि उन्हें इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। क्या आप किसी चींटी या मृत व्यक्ति की भावनाओं की परवाह करेंगे? उसके लिए जियांग रान का एकमात्र उद्देश्य जियांग वानयिन का पक्ष जीतने में उसकी मदद करना था। दुर्भाग्यवश दूसरे पक्ष का भाग्य मूल्य बेहद कम था, केवल 10,000 अंक, जो उसकी मंगेतर से बिल्कुल अलग था। बेशक इसका कारण यह भी हो सकता है कि दूसरी पार्टी ने अभी तक विकास नहीं किया है। आखिरकार आमतौर पर बूढ़े दादा वाले चरित्र वाली डॉटर्स ऑफ डेस्टिनी कहानियों में अंतिम चरण में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने की प्रवृत्ति होती है। आप निश्चिंत रहें, मैं एक चींटी की वजह से जियांग परिवार को दोषी ठहराने की हद तक नहीं जाऊंगा। उठो, तुम सब इतने बूढ़े हो चुके हो, घुटने टेककर तुम कैसे मर्यादा बनाए रख सकते हो? जमीन पर घुटने टेके लोगों को देखकर किनजियुगे ने पूरी तरह से बेपरवाह होकर अपना हाथ हिलाया। सत्ता का स्वाद यही था। धन्यवाद महामहिम दिव्य पुत्र। ये देखकर सभी ने राहत की सांस ली और असीम कृतज्ञता से भरकर उनकी चापलूसी करने लगे। यह असमानता इतनी अधिक थी कि अगर किनजियुगे उन्हें मारना भी चाहता तो भी वे जरा सी भी नाराजगी रखने की हिम्मत नहीं करते। जियांग परिवार के मुखिया ने विशेष रूप से राहत की सांस ली। उन्होंने लगभग अपने पूरे जियांग परिवार को अपने पूर्वजों से मिलने के लिए भेज दिया था, लेकिन सौभाग्य से जियांग वानयिन वहां मौजूद थी। फिर उसने जमीन पर मरे हुए कुत्ते की तरह पड़े जियांग रान पर ठंडी नजर डाली। उसकी घृणा स्पष्ट रूप से झलक रही थी। ये बदमाश! अगर ईश्वर के पुत्र की उदारता के कारण उन्हें इसके लिए दोषी न ठहराया जाता तो जियांग परिवार लगभग एक विपत्ति का शिकार हो जाता। यहाँ तक कि अन्य बड़े बुजुर्ग और शिष्य भी जियांग रान को दुर्भावना से देख रहे थे, मानो वे अपना क्रोध निकालने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हों। युवा गुरुजी, जियांग वानयिन गुरुजी की ओर से आपको धन्यवाद देती हैं। जियांग वानयिन ने असीम कृतज्ञता से भरकर शालीनता से सिर झुकाया। युवा महल प्रमुख होने के नाते उन्होंने स्वाभाविक रूप से कुलीन वर्ग के अनगिनत लोगों को देखा था जो दादागिरी और अनुचित कृत्यों में लिप्त थे। ये दुनिया मूल रूप से ऐसी थी जहां बलवान लोग कमजोरों का शोषण करते थे और कमजोरों के लिए कहने को कोई नियम नहीं थे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ये व्यक्ति, जिसका दर्जा उनसे कहीं अधिक ऊंचा था, विनम्र, वाक्पटु और असाधारण रूप से शिष्ट बना रहा। जियांग रान द्वारा उकसाए जाने पर भी उसने अपना क्रोध उन पर नहीं निकाला। अगर कोई और होता तो शायद उसे तुरंत मार गिराया जाता। सच कहें तो पहले जो कुछ हुआ था उसे देखने के बाद उसे भी कुछ असंतोष जरूर महसूस हुआ होगा। उसके मंगेतर का पारिवारिक पृष्ठभूमि और पालन पोषण वास्तव में बहुत उच्च स्तर का था। लेकिन वह जितना ज्यादा इस तरह का व्यवहार करता था, जियांग वानयिन को उतना ही ज्यादा अपराधबोध महसूस होता था। डिंग! भाग्य की पुत्री जियांग वानयिन को अपराधबोध हो रहा है। मेजबान को 5000 भाग्य खलनायक अंक प्राप्त करने के लिए बधाई। सिस्टम की सूचना सुनकर किनजियुगे लगभग जोर से हंस पड़ी। उसकी मंगेतर की किस्मत का मूल्य वास्तव में अविश्वसनीय रूप से उच्च था। इतने कम समय में ही उसने उसे इतने सारे खलनायक अंक दिला दिए थे। हालांकि उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान बरकरार रही और उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, युवा वानयिन बहुत ही विनम्र हैं। हमारे बीच ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए पूछा, वैसे मैंने बहुत समय से सुना है कि युवती वानयिन ने रहस्यमय तरीके से अपनी साधना शक्ति खो दी है। संयोगवश मैंने एक बार कुछ प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया था जो युवती वानयिन के उपचार में सहायक हो सकते हैं। तो मैं आपको परेशान करूंगा, युवा स्वामी। ये सुनकर जियांग वानयिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसके सुंदर चेहरे और कानों पर शर्म की लाली छा गई। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, आस्तीन ऊपर की, जिससे उसकी कलाई दिखाई दी जो कमल की जड़ की तरह पवित्र थी। मेरी बदतमीजी के लिए क्षमा करें। किनजियुगे का चेहरा गंभीर था जब उसने उसकी नब्ज जांचने के लिए हाथ बढ़ाया। स्पर्श ठंडा और कोमल था, जिससे उसके चेहरे की लाली और गहरी हो गई। अपने पिता के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ यह उसका पहला शारीरिक संपर्क था। हालांकि यह व्यक्ति उसका मंगेतर था, फिर भी उसे थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी। ये देखकर जियांग परिवार का मुखिया भी घबरा गया। यहाँ तक कि उसके मालिक भी अपनी बेटी के शरीर की स्थिति का स्पष्ट रूप से पता नहीं लगा पाए थे। किन वंश का ये दिव्य पुत्र ज्ञानी तो था, लेकिन उसे आश्चर्य था कि क्या वह उसे ठीक कर सकता है। किनजियुगे ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उनकी आध्यात्मिक शक्ति जियांग वानयिन की कलाई से होकर बहते हुए उनकी नसों में प्रवेश कर गई और उनकी शारीरिक स्थिति का बारीकी से परीक्षण करने लगी। लेकिन मन ही मन उसने व्यवस्था को पुकार दिया था। हाँ, सही है, उसे चिकित्सा के बारे में क्या पता था। अगर उसे कुछ समझ नहीं आता था तो सिस्टम से पूछना क्या आसान नहीं होता। सिस्टम, उसकी साधना रहस्यमय तरीके से क्यों समाप्त हो गई?
किन जियुगे ने उत्सुकता से पूछा। डिंग, मेजबान को जवाब देते हुए, भाग्य की पुत्री जियांग वान यिन की आध्यात्मिक शक्ति साधना का पूरा उपयोग रिवर्स फेट पल के भीतर शेष दिव्य आत्मा की आपूर्ति के लिए किया गया था। एक बार जब शेष दिव्य आत्मा जागृत हो जाती है तो दोनों सफलतापूर्वक सम्मिलन प्राप्त कर सकते हैं और जियांग वान यिन को भी अपने पिछले जन्म की यादें वापस मिल जाएंगी। तो बात ऐसी है। किन जियुगे ने सिस्टम का मतलब समझते हुए थोड़ा सिर हिलाया। सरल शब्दों में कहें तो यह अभी भी वही पुरानी दिनचर्या थी। उसकी साधना एक बूढ़े व्यक्ति द्वारा आत्मसात कर ली गई, सिवाय इसके कि यह बूढ़ा व्यक्ति उसका भूतकाल का रूप था। सिस्टम, क्या आपको उसके पिछले जन्म की पहचान पता है? और उसने पुनर्जन्म क्यों लिया? स्वर्गिक साम्राज्य, यह उपाधि सचमुच बहुत भव्य थी। अपने पिछले जीवन में वह एक भयानक हस्ती रही होंगी जिन्होंने एक युग पर शासन किया होगा और उनके पास असीम सौभाग्य भी था। किन जियुगे को सचमुच ये कल्पना भी नहीं हो रही थी कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण उसे पुनर्जन्म लेना पड़ा। डिंग, मेजबान को जवाब देते हुए, उनका पिछला जीवन स्वर्गिक साम्राज्य का था, जो स्वर्गिक क्षेत्र की सर्वोच्च शक्तियों में से एक थी और अवशिष्ट अमर क्षेत्र में थी। अपूर्ण स्वर्गीय नियमों के कारण वह हमेशा अपनी बेड़ियों को तोड़ने में असमर्थ रहीं। बाद में उसने दानव लोक की महारानी के साथ भयंकर लड़ाई लड़ी, जो अवशिष्ट अमर लोक में भी मौजूद थी, ताकि निषिद्ध 10 रत्नों में से विश्व निर्धारण कंपास को छीन सके और उससे अमर आरोहण के अवसर को समझने का प्रयास कर सके। हालांकि उनकी लड़ाई के बाद के परिणाम बेहद भयावह थे, जिससे गलती से विश्व समाधान कंपास सक्रिय हो गया और वह 2 हिस्सों में बंट गया। दोनों ही हिस्से उस भयानक शक्ति से नष्ट हो गए जो उसने प्रकट की थी। लेकिन उनकी दोनों दिव्य आत्माएं भी रिवर्स फेट पल और हेवन ओरिजिन डिस्क से जुड़ गईं और सफलतापूर्वक पुनर्जन्म प्राप्त कर लिया। एक बार जब उनकी दिव्य आत्माएं पुनर्तः एक हो जाएंगी तो उन्हें अपनी सभी यादें वापस मिल जाएंगी। तो बात ऐसी है। किन जियुगे को बहुत बड़ा झटका लगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास 300,000 की अविश्वसनीय किस्मत थी। उनकी मंगेतर का पिछला जीवन वाकई भयावह था। अपने पिछले जीवन में न केवल उसकी साधना स्वर्ग विरोधी थी, बल्कि उसने निषिद्ध 10 खजाने जैसी स्वर्ग विरोधी वस्तु भी प्राप्त की थी। 10 निषिद्ध खजाने। किंवदंती के अनुसार वे असंख्य लोकों में मौजूद 10 सबसे शक्तिशाली जन्मजात जादुई खजाने थे। निषिद्ध नाम धारण किए हुए उनके पास भयावह अथाह शक्ति थी। जब भी निषिद्ध 10 खजाने प्रकट होते थे, वे असंख्य लोकों में भारी हलचल मचा देते थे। यहाँ तक कि एक मामूली अर्ध सम्राट भी निषिद्ध 10 खजानों में से एक को प्राप्त करने पर एक सम्राट को मारने की क्षमता प्राप्त कर लेगा। अब उसकी मंगेतर के पास उनमें से एक का आधा हिस्सा था। बेशक भले ही ये केवल आधा ही था, इस रिवर्स फेट पल की शक्ति भी भयावह थी, जो एक अमर कलाकृति से कहीं अधिक थी। यदि यह मामला उजागर हो जाता है तो यह निश्चित रूप से अनगिनत शक्तिशाली हस्तियों और प्रभावशाली व्यक्तियों की लालसा भरी निगाहों को आकर्षित करेगा और विभिन्न ताकतें भयंकर युद्धों में संलग्न होंगी। उच्च लोक की संरचना में भी फेरबदल होगा और अनगिनत दाव डोमेन शक्तियां धूल में मिल जाएंगी और इतिहास बनकर विलीन हो जाएंगी। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। निषिद्ध 10 खजानों का नाम इतना महान था कि उसे प्राप्त करना असंभव था। जो भी इसे हासिल करेगा उसे सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होगी और उसका संप्रदाय और कुल अमर जीवन प्राप्त करेगा। अफसोस, किन जियुगे ने आह भरी। वह अपनी मंगेतर की किस्मत पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, जिसने वास्तव में निषिद्ध 10 खजानों जैसी एक निषिद्ध वस्तु प्राप्त कर ली थी। उसका इस वस्तु को जबरदस्ती छीनने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह पहले ही सफलतापूर्वक खुद को उससे बांध चुका था। जब तक उसे अपने पिछले जन्म की यादें वापस मिल जाती, उसकी साधना में तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको विलन डिवाइन सोन ब्रेकिंग द एंगेजमेंट विद द डेस्टिन एम्प्रेस पसंद आई हो तो चैनल नॉवल तले एफएम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो तले एफएम को भी फॉलो करें। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डोनेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपका सहयोग हमें और बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक नई रोमांचक कहानी के साथ।